Assalamu alaikum students. Myself Saad Shabir and I am first year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. तो आज के जो सेशन है उसका टॉपिक है प्रायोरिटाइजिंग इजी वर्सेस हार्ड क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक जो है ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे जो फाइनल एग्जाम होना ना उसमें हमारे इजी पोर्शन क्वेश्चन और जो हार्ड पोर्शन और जो नॉर्मल पोर्शन है उनकी परसेंटेज क्या है और उनको कितने टाइम से सॉल्व करना है। तो उस हवाले से जो है ना वो मैं आज आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। तो इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो हमारा एमटी कैट का टॉपिक है ना वो जो है ना एक तरह से कम्पेटिटिव एग्जाम है। तो कम्पेटिटिव एग्जाम कभी भी जो है ना वो कभी ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा जो है ना वो डिफिकल्ट आ जाए या सारा जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ इजी सा पेपर आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ जो है ना वो 2024 में जो है ना वो इस तरह से हुआ था कि जो नम्स का पेपर था ना वो आया था थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। सिर्फ जो है ना वो ऐसा साल था जिसमें जो है ना वो जिस तरह से कहते हैं कि डिफिकल्ट पोर्शन अपनी जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा था थोड़ा सा। तो इस तरह से एक्सेप्शंस जो है ना वो आ जाती है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जो है ना वो पेपर एक तरह से ना ग्रेजुअली में चलता है कि हमारा जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि पेपर डिवाइडेड होता है इजी मीडियम और हार्ड क्वेश्चन में, जिस तरह से मैंने बताया था। तो इजी पोर्शन जो है ना वो आपका टोटल 100 में से 20% होता है और 60% आपका जो मॉडरेट पोर्शन होता है और 20% आपका हार्ड पोर्शन होता है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका इजी और नॉर्मल पोर्शन है ना इजी और मॉडरेट पोर्शन, तो उस हवाले से ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है ना वो मसला नहीं होता। जो आपका 20% जो डिफिकल्ट का पोर्शन है ना, तो उस हवाले से थोड़ा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं उसमें। उस हवाले से आपको ये बता दूं कि जो 20% हार्ड पोर्शन होता है ना उसमें भी ये नहीं होता कि जो है ना वो सारा का सारा मतलब ऐसा पोर्शन आ जाए जो बिल्कुल आपके जिस तरह से कहते हैं आपको बिल्कुल आए ही ना। लेकिन बाजू का ये होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि जो डिफिकल्ट पोर्शन है ना वो तो मतलब बिल्कुल ऐसे अनसॉल्वेबल हो सकता है। जैसे से मैं आपको अपनी बात बता दूं कि जब मैं 2023 में जो है ना वो फर्स्ट अपनी अटेम्प्ट दे रहा था ना, तो मेरा यही ख्याल था कि जो है ना वो नेक्स्ट जो लास्ट का 20% है मतलब जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो मतलब जिस तरह से ऐसे होगा कि पता नहीं कोई और बुक से बना देंगे या इस तरह से, मतलब मेरे मतलब अपने ख्याल थे। तो एक सर ने हमें ये चीज़ गाइड की थी कि पेपर जो है ना वो हमेशा स्मूथ और मॉडरेट होता है और इस तरह से कभी भी नहीं होता कि सारा पेपर जो है ना वो 100% डिफिकल्ट आ जाए या 100% जो है ना वो इजी पेपर आ जाए। तो बिल्कुल जो है ना वो स्मूथ सा पेपर होता है। अब जो है ना वो आपने जिस तरह से आप अपना फाइनल एग्जाम जो है ना वो देने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह तो फाइनल एग्जाम में जो है ना वो आपने किस तरह से जो है ना वो प्रायोरिटाइज करना है अपने इजी मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन को, वो मैंने आपको बताना है। तो एक तरफ से ना मैं आपको एक अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो मैं फिजिकल एकेडमी में गया था। तो वहाँ पे जो है ना वो टेस्ट सिस्टम इस तरह से था जिस तरह से हम मतलब फिजिकली जिस तरह से क्लास नहीं लेते, तो क्लास लेते हुए एक जैसे होता है ना हमारा, तो साथ साथ बैठ के जो है ना वो हम क्वेश्चंस टेस्ट सॉल्व किया करते थे अपने, जो कि हमारा डेली टेस्ट होता था। तो मैं और मेरा जो फ्रेंड था एक, तो मैं जब उसको मतलब पेपर सॉल्व करते हुए एक दिन देखा ना, तो ना वो इस तरह से कर रहा था कि हमारा मिसाल के तौर पर बायोलॉजी का 60 MCQ का जो ना वो एक टेस्ट था डेली का। तो मैंने ये देखा कि जो ना वो एक तरफ से ना स्टेटमेंट पढ़ता था, और वो स्टेटमेंट अगर उसको मिसाल के तौर पे एक तरह से डिफिकल्ट लग रही है और वो फौरन जो है ना वो अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका, तो फौरन जो है ना वो अगले MCQ पे चला जाता। इस तरह से उसकी ये अप्रोच की वजह से ना वो तकरीबन जो है ना वो 15 मिनट के अंदर जो है ना वो जो इजीएस्ट 30 MCQ होते थे ना वो जल्द से जल्द सॉल्व कर लेता था। उसके अलावा जो बाकी 30 MCQ बचते थे ना उसके लिए उसके पास जो है ना वो तकरीबन एज सच 45 मिनट्स हुआ करते थे। तो उसके जो है ना वो मार्क्स हमारे मार्क्स से काफी कंपैरेटिवली अच्छे हुआ करते थे। तो इस हवाले से मैंने ये भी स्ट्रेटेजी जो है ना वो उसी से सीखी थी कि आपको ये करना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं तो वही आप जो है ना वो नॉर्मली करते जाएं। आप उन्हें पहले 5 क्वेश्चन देखने, पहले 5 आपको सही से आ रहे हैं तो आप पहले 5 सॉल्व करते रहें इस तरह से। ऑर्डर उस टाइम ब्रेक करने की जरूरत है जब आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन मुझे 100% अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा रहा, तो आप जो है ना वो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करें। बेशक आप जो है ना वो एक एक पूरा जिस तरह से कहते हैं कि हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है ना उसमें जो है ना वो पेजेस की तरह होता है। तो पेजेस ऐसे मतलब 10 या 12 पेजेस होते हैं। अगर आपको पूरे जो है ना एक पेज भी जो है ना वो उसमें से एक MCQ भी आपके जो है ना वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके तो पूरा पेज आप छोड़ दें। लाजमी नहीं है कि जो है ना वो आपने सारा MCQs तरतीब में और बिल्कुल उसी टाइम ही जो है ना वो सॉल्व करने हैं।
तो इस हवाले से मैंने आपको बताया था। दूसरा, एमसीक्यू सॉल्विंग के हवाले से एक बात और ये बतानी थी, जिसका से पहले ही बताया था कि ना, बायोलॉजी के लिए खास तौर पे जो है ना वो स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये बताया जाता है कि ना आपने जो है ना वो बायोलॉजी से, क्योंकि जो है ना वो स्टेटमेंट्स टाइप और जिस तरह से कह सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपने बायोलॉजी से टाइम बचाना है। नॉर्मली ये अच्छी बात है कि आपने बायोलॉजी से टाइम बचाना है, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि जो है ना वो बायोलॉजी से इतना ज्यादा टाइम बचाने लग जाते हैं कि जैसे मतलब वो कोई पोर्शन ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना। मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से हर एमसीक्यूज के लिए जो है ना वो नॉर्मली 60 सेकंड्स आपके अवेलेबल होते हैं, कि आपने जो है ना वो हर हाल में जो है ना वो 60 सेकंड्स में ही एमसीक्यूज या 65 सेकंड में ख्याल में होते थे, तो आपने वो सॉल्व करने ही करने हैं। तो ये आपके लिए एक लिमिट है। लेकिन जो है ना वो बायोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स ये करने पड़ जाते हैं कि फौरन जो है ना वो स्टेटमेंट पढ़ी और उसको 5-10 सेकंड में जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आप जो है ना वो बिल्कुल इतनी जल्दी सॉल्व करने लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 30 to 40 सेकंड जो है ना वो आप एमसीक्यूज को, जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज है, आपने लाजमी देने हैं, चाहे वो जितने भी आसान क्यों ना हो। आपने लाजमी जो है ना वो इस हवाले से, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि हम जैसे नॉर्मली अपने डेली टेस्ट भी देते थे ना, तो स्टूडेंट्स जो है ना वो बायोलॉजी के टेस्ट के बाहर जब हम मिलते थे, तो वो कहते थे कि ना जो ये एमसीक्यू जब सर ने हमें डिस्कस कराई ना, तो इसका आंसर जो है ना वो हमें आता था, लेकिन जो है ना वो स्टेटमेंट या जल्दबाजी की वजह से जो है ना वो हम ये क्वेश्चन गलत कर बैठे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो बाद में रिग्रेट ज्यादा होता है इसका। जो क्वेश्चन आपको आता भी हो अच्छी तरह से, आपने उसका जो है ना वो इतना टाइम उसको कंसेप्ट बनाया, और फिर जो है ना वो एट द एंड आप जो है ना वो एक तरह से जल्दबाजी से जो है ना वो क्वेश्चन गलत कर दें, तो उसका रिग्रेट ज्यादा होगा आपको। तो इस हवाले से जो है ना वो हर एमसीक्यूज आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से सॉल्व करना है। और दूसरा ये कि आपने बायोलॉजी के लिए खास तौर पे स्टेटमेंट को जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। आप अगर एक बार में जो है ना वो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं तो जरूर, मतलब एक बार में ही पढ़े, वरना जो है ना वो 2 दफा लाजमी पढ़ा करें। जिस तरह से मैंने कहा था कि ना फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, आपने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते चलना है। एक ये तरीका होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि जो है ना वो आप स्टेटमेंट को जो है ना वो अपने जुबान से पढ़ा करें। जिस तरह से ना कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दिल में ऐसे पढ़ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फलां फलां फलां, जो भी होता है स्टेटमेंट का, तो वो दिल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि बाज़ औक़ात जो की वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह से कि एक की वर्ड है एक्सेप्ट का, नन नन का जो है ना वो एक की वर्ड है, तो इस तरह से जो है ना वो ये वर्ड्स जो है ना वो मिस होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश क्या करें कि जो है ना वो स्टेटमेंट को अपनी जुबान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, विदाउट वॉइस। कि जिस तरह से मतलब आपकी लिप्स भी मूव कर रहे हो लेकिन आपकी आवाज ना निकल रही हो। तो इस तरह से जो है ना वो आपने स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ते जाना है। एक ये तरीका है। फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि आप जो है ना वो अपने स्टेटमेंट के अंदर अच्छे पॉइंट्स जो है ना वो जो होते हैं, जो आपको अपने कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, उनको या तो हाईलाइट करते जाएं, या जो है ना वो स्टेटमेंट को जो है ना वो आप इस तरह से कहते हैं कि आप पढ़ के जो है ना वो मतलब इस तरह से कि बोल के जो है ना वो आप स्टेटमेंट को सॉल्व करें। तो ये दो तरीके जो है ना वो आपके लिए लाजमी हैं, क्योंकि आपको जो है ना वो इस तरह से एक भी एमसीक्यूज आप पे नहीं होने चाहिए जो आपको आती हो और आप जो है ना वो भूल के गलत कर लें। तो अ, मैंने आपको पहले बताया था कि 2023 के पेपर में जो है ना वो मैंने अपने बायोलॉजी के पोर्शन में से जो है ना वो टोटल मेरी एमसीक्यूज गलत हुई थी 35। और 35 में से जो है ना वो 16 एमसीक्यूज मेरे बायोलॉजी के पोर्शन में से थी। और उन 16 बायोलॉजी के एमसीक्यूज में से 10 एमसीक्यूज ऐसी थी जो है ना मैंने जल्दबाजी की वजह से गलत की थी। तो एक दफा एक तरह से ना आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो आप इस हवाले से लाजमी अपने बच के रहना है। उसके लिए ये होगा कि आप अपने जो डेली टेस्ट देते हैं ना, डेली टेस्ट में जो है ना वो आप लाजमी ये कोशिश क्या करें कि इस तरह से मेरे ख्याल में अब तो आप जिस तरह टॉप ग्रेड पे देते हैं तो वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हो देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आपका एफएलपीज हो ना, तो आपने एक ना एक एफएलपी इस तरह से भी सॉल्व करना है कि ना आप किसी भी फिजिकल एकेडमी से वो एफएलपी खरीद लें, या कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो किसी फिजिकल एकेडमी में हो, आप जो है ना उनसे कह दें कि एक जो है ना हमें हार्ड फॉर्म में, एक जो है ना वो पीडीएफ फॉर्म में, नहीं पीडीएफ फॉर्म में, सॉरी, हार्ड फॉर्म में जो है ना वो हमें एक पेपर अवेलेबल कर दें एफएलपी का। फुल लेंथ जो आपका पेपर होता है वो जो लास्ट में करने होते हैं, तो उसका जो है ना वो एक कॉपी आप अपने पास रखते हैं, उसको जो है ना वो हार्ड फॉर्म में जो है ना वो फिल करने की कोशिश करें, ताकि आपको एक तरह से ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि पेपर हमारा इस तरह से आना है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। आपने जो है ना वो जिस तरह से आप टॉप ग्रेड पे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद डायरेक्ट जो है ना वो आपने अपने एग्जाम में नहीं चला जाना। आपने पेपर जो है ना वो हार्ड फॉर्म में ही देना है वहां पे, जो आपका फाइनल टेस्ट होना है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक एफएलपी या एक आप कह सकते हैं कि क्वार्टर का टेस्ट या हाफ बुक का जो टेस्ट होना है ना, वो लाजमी आप हार्ड फॉर्म में जरूर देने की कोशिश करें। इस तरह से जो है ना वो आपको अंदाजा होगा कि पेपर में हमारा किस तरह से हमने अपेयर होना है।
और पेपर सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। सेकंड बात जो आपको ये बतानी थी कि फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि जो है ना वो पेपर इजी मॉडरेट और हार्ड में ही डिवाइडेड होता है। आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि सारा पेपर जो है ना वो किस तरह से होता है। जिस तरह से स्टूडेंट के जो है ना वो दिमाग में ये बैठ जाती है कि एमडी कैट है तो एमडी कैट मतलब मुश्किल। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एमडी कैट मुश्किल नो डाउट है, लेकिन उसका एक पोर्शन है जो मुश्किल होना है। तो जिस तरह से बायोलॉजी का 81 एमसीक्यूज है, तो 81 में से आप 20% बना बना ले अपनी तरफ से। 81 में से 20% कितना बनता है? मैक्सिमम जो है ना वो आपके 15 एमसीक्यू से 20 एमसीक्यू इस तरह से होने हैं जो कि जो है ना वो डिफिकल्ट होने हैं। देखने के 15 एमसीक्यूज में से जो है ना वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको 15 के 15 जो है ना वो इस तरह से आए कि बिल्कुल आप सर पकड़ के बैठे हो। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना आपके साथ। आपके माशाल्लाह से कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे हैं, क्लियर हैं माशाल्लाह, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल नहीं सोचना। और अगर मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट ये फील करता है कि ना मेरे अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो अभी भी जो है ना वो काफी टाइम है आपके पास कंसेप्ट क्लियर करने का। जो है ना वो इट इज नेवर टू लेट। बिफोर द एग्जाम जो है ना वो आपके जब भी जो आपके कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाते हैं, इट्स नेवर माइंड। सो जब भी जो है ना वो आपको मौका मिले, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। तो मैं आपको अपने हवाले से ही बताया था कि जो है ना वो मैंने एक टॉपिक था जिस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के हवाले से मैंने बताया था कि वो टॉपिक जो है ना वो मुझे अपनी सेकंड अटेम्प्ट में जाकर समझ आया था कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। और जो है ना वो उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो हमारी अब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी शामिल है। तो अब जाके भी वो वाली चीज़ें, वो डाउट्स जो हमारे उस टाइम हुआ करते थे, वो अब क्लियर हो रहे हैं। तो जो है ना वो आपको फाइनली जब चीजें आने लग जाती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जो टेस्ट था उससे जो है ना वो आपके एक मिसाल के तौर पर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से जो है ना वो एक एमसीक्यू गलत हो गया है। तो आपका जो है ना वो ये काम, ये फर्ज बनता है कि आप जो है ना वो उसकी एक तरह से कंपनसेशन कर लें कि उस टॉपिक को दोबारा देखें कि मैंने इसको इस एंगल से क्यों नहीं देखा था कि मेरी वो एमसीक्यूज गलत हो गई। तो दोबारा वो टॉपिक खोलें, दोबारा देखें कि जो है ना वो अ, अगर मैं इसको उस एंगल से देखता तो क्या ये मेरी एमसीक्यूज गलत होती। तो इस तरह से अपने आप से क्वेश्चन करें। उसके बाद जो है ना वो आप उस टॉपिक को उस एंगल से पढ़ें जिस एंगल से आपकी एमसीक्यूज गलत हुई थी। तो ये एक तरीका होता है कि अपने एमसीक्यूज को लेके चलने का। दूसरा ये बात कि पिछली दफा एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि जो है ना मैं जो है ना वो अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मेरा एमडी कैट क्लियर हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो है ना वो कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती। लेकिन अभी भी ज्यादा लेट जो है ना वो नहीं हुआ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा फील कर रहा है कि जो है ना वो उसने पिछली जो आपकी प्रेपरेशन है ना, पिछले दिन उसके थोड़े से वीक चले हैं या उसका टाइम टेबल थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हो सका, तो जो है ना वो अभी भी ज्यादा इस हवाले से लेट नहीं हुई कि आप सोचते रहे कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, या इस तरह से नेगेटिव थॉट्स अगर आपके जहन में आ रही हैं, तो उनको जो है ना वो रफा दफा करें। और जो आपका टाइम रह गया है उसको जो है ना वो आप एक तरह से अच्छी तरह यूटिलाइज करें। देखें अपना एडमिशन लेना ना लेना ये जो है ना वो एक अलग कहानी है। सबसे पहले जो आपकी चीज है वो है आपकी अपनी कोशिश। और उस हवाले से जो है ना वो आप अगर आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें कि जो है ना वो इस हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो कि जो है ना वो हमारा मतलब पेपर किस तरह से होगा, या हम आर वी गुड इनफ टू हैंडल दैट पेपर। इस तरह की चीजें आप बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी, आप डेली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप डेली इंप्रूव कर रहे हैं, अगर इंप्रूव नहीं भी कर रहे, कंसिस्टेंट रह रहे हैं, एक दो जो है ना वो नंबरों का या चार पांच नंबरों का डेली डिफरेंस आ सकता है। कि मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है ना वो आपने जो है ना वो 60 नंबर्स का एक पेपर जो है ना वो सॉल्व किया था, उसके उसमें से आपके 50+ मार्क्स आए हैं। तो हो सकता है कि आज आप पेपर दें और उसके आपके जो है ना वो 48 मार्क्स आ जाएं। इट्स पॉसिबल। तो जो आपकी जिस तरह से आप ईसीजी देखें ना, ईसीजी ईसीजी भी इस तरह से चलती है कि कभी भी जो है ना वो ईसीजी की लाइन सीधी नहीं होती है। वो जो है ना वो कभी कभी जो है ना वो इस तरह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर टी वेव बनती है, इस तरह से वेव्स बनती हैं। तो आपकी जो है ना वो प्रेपरेशन भी उस जो है ना वो ईसीजी की तरह ही है कि जो है ना वो आपकी उसमें जो है ना वो जिस तरह से कहते हैं कि क्रैश क्रैश टू ड्रॉप जो है ना वो आते रहते हैं। तो उस हवाले से परेशान नहीं होना। हाँ, अगर आप जो है ना वो ये फील करते हैं कि मैं जो है ना वो डेली इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें, फिर आप ज्यादा की तरफ जाएं। ज्यादा जो है ना एक तरह से कहते हैं कि प्रिपरेशन में कभी भी जंप नहीं करना होता आपने कि एक स्टेप पे हैं तो आप जो है ना फौरन जो है ना 10वें स्टेप में चले जाएं। इस तरह से नहीं होता। आपने जो है ना वो जिस तरह से कहते हैं कि प्रिपरेशन कंसिस्टेंट वे में चलानी होती है। मैंने आपको ये बताया था कि जब मैंने सेकंड अपनी अटेम्प्ट की थी ना, तो मैंने अपने अप्रोच इस तरह से रखी कि ठीक है ना, जो है ना वो अगर मैं आज से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज से लेकर जो हमारा एग्जाम डे का लास्ट डे, मतलब एग्जाम से पहले वाला दिन होगा,
तब तक जो है ना वो मेरे जो स्टडी आवर्स होने चाहिए वो फिक्स होने चाहिए। तो इस तरह से इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि पहला महीना मिसाल के तौर पे जो है ना वो मैं अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। सेकंड मंथ से ये होगा कि जो है ना वो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि हो सकता है कि मैं अपने जो टारगेट बनाया था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, सेकंड मंथ से ये अचीवेबल हो जाएगा। फिर इस तरह से जो है ना वो जितने भी मेरे पास टाइम था ना उसके बाद जो है ना वो मेरी कंसिस्टेंट रहने की वजह से इंप्रूवमेंट होती गई। तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो अपना एक तरह से स्टडी प्लान भी कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करें। और रही बात आपकी जो एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज के हवाले से मैंने ये बताया कि आप कोशिश करें कि जिस तरह से कोई अगर आपको डिफिकल्ट एमसीक्यूज लगती है, आपको पूरा पेज डिफिकल्ट लग रहा है, और इस तरह से, क्योंकि देखें मेरी बात सुने कि ना पेपर हमें जब डिलीवर होता है ना, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है जब डिलीवर होता है ना, तो हर स्टूडेंट की जो है ना वो पेपर एमसीक्यूज की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि ए बी सी डी के जिस तरह चार कोड होते हैं ना, जिस तरह कि आपके एफएससी के एग्जाम में भी चार कोड होते थे, और हर स्टूडेंट के जो है ना वो एमसीक्यूज की तरतीब डिफरेंट होती थी। तो पास, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरे जो सेकंड अटेम्प्ट 2024 की जो अटेम्प्ट थे ना, उसमें जो है ना वो मेरा जो पहला पेज था ना, उसके पहले 7 एमसीक्यू जो है ना वो पूरे पेपर की सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू थी। तो सॉरी, पूरे पेपर की नहीं, पूरे बायोलॉजी के पोर्शन की सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू पहले 7 एमसीक्यू थी। तो मैंने ये किया कि वो 7 एमसीक्यू मैंने छोड़ दिए, और वो एमसीक्यू जो है ना वो मैंने कोशिश की कि मैं एंड में सॉल्व कर दूं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो है ना वो जैसे ही हमें जो है ना वो पेपर डिलीवर होता है ना, सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड अटेम्प्ट में जैसे पेपर डिलीवर हुआ तो मैंने कोशिश की, पहले 7 एमसीक्यू मैंने छोड़ दिए। उसके बाद बायोलॉजी का पूरा पोर्शन सॉल्व सॉल्व कर लिया, फिर मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व किया, फिर मैंने जो है ना वो फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व किया। तो केमिस्ट्री के पोर्शन से मैंने 4 एमसीक्यूज बचाए, और बायोलॉजी के पोर्शन में से 7 एमसीक्यू, 7 और 4 11, और फिजिक्स के पोर्शन में से भी मैंने 4 एमसीक्यूज जो है ना वो एंड में सॉल्व करने के लिए रखे। टोटल हो गए हमारे पास 15 एमसीक्यू, और इंग्लिश में से 3 एमसीक्यू और लॉजिकल में से 2 एमसीक्यू, टोटल हमारे पास हो गए 20 एमसीक्यू। और 20 एमसीक्यू जब एंड में मेरे रह गए ना, तो मुझे ये कंफर्मेशन थी कि जो है ना वो जो 180 मैंने सॉल्व किया हो ना, उनमें से मेरा कोई भी गलत नहीं है। तो एक तरह से मेरे पास ना एक तरह से ह्यूज किस्म का ना जो कॉन्फिडेंस है वो आ गया कि अब 20% में से जो 20 मेरे पास बचे हुए, वो 20 जो है ना वो अगर मैं उनमें से 10 भी सॉल्व कर लेता हूँ अच्छी तरह, तो मेरे पास जो है ना वो एक अच्छा स्कोर है पड़ा ऑलरेडी। तो आप भी कोशिश क्या करें कि जो आपके एमसीक्यूज, ये मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, आप इस चीज को जो है ना वो डेली टेस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कि फाइनल में आपने ये करना है कि जो है ना वो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा उसको आप एंड में करने की कोशिश करें। और एंड में आपके पास इनफ टाइम होता है, आप ये क्वेश्चन ये ना सोचें कि जो है ना वो अगर हम मिसाल के तौर पर एंड में जाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो इस तरह से टाइम नहीं बचेगा, इस तरह से नहीं होता। अ, अगर टाइम उस टाइम खराब होता है जब आप, जो आपका गिवन टाइम है ना, 1 मिनट से ज्यादा अगर आप किसी एमसीक्यूज में लगाएंगे ना, तब आपका जो है ना वो पूरा टोटल स्केड्यूल है ना वो खराब हो सकता है। लेकिन जो, अगर आप कंसिस्टेंट वे में जिस तरह कहते हैं ना कि 1 मिनट आपने रखा हो ना, तो 1 मिनट आप पूरा दे देना, वो भी बिल्कुल आपके लिए ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको अलहदा टाइम देने के लिए ना हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि हम इंग्लिश, बायोलॉजी, और जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है ना उसमें से हम टाइम बचाएं। तो इसलिए हमें जो है ना वो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है टाइम बचाने के हवाले से। वरना एज सच अगर आप जो है ना वो बायोलॉजी के लिए भी 1 मिनट आप ले रहे हैं ना सॉल्व करने के लिए, तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेन चीज़ है हमारा हर एमसीक्यूज को जो है ना वो सही करने की कोशिश करना। तो उसके लिए हवाले से आपको अगर 1 मिनट दरकार है तो आप कोशिश करें कि वो 1 मिनट ही लगाएं। और दूसरा मैं अपने हवाले से ये बता रहा था कि जब एट द एंड ऑफ द पेपर जो है ना वो मेरे पास तकरीबन 30 मिनट्स बच गए थे 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो अब मेरे पास जो है ना वो मोर देन 1 मिनट है हर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। और मजे की बात यह है कि उन एमसीक्यूज में से जो है ना वो बायोलॉजी का पोर्शन भी है, उन एमसीक्यूज में से फिजिक्स का पोर्शन भी है, केमिस्ट्री का, हर चीज का मतलब पोर्शन डिवाइडेड है, और फिर भी मेरे पास टाइम ज्यादा है। तो ये चीज पॉसिबल होती है कि आप अगर जो है ना वो चीजों को एज सच उसी टाइम सॉल्व ना करें, बल्कि जो एंड में अगर आप ले जाएंगे ना, तो ये चीज जो है ना वो इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपको बाद में टाइम ज्यादा मिलते हैं उस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। और सेकंड चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो है ना वो अगर आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक एमसीक्यूज कैलकुलेशन बेस थी, उसका आप फार्मूला जो है ना वो उस टाइम जहन में नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करें कि उसको एंड में ले जाएं। जब आप उसको एंड में ले जाएंगे ना, जब आप पूरा पेपर फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपको ना एक तरह से क्लू मिल जाए, एक आपको हिंट मिल जाए कि ना जिस तरह से हर चैप्टर में से ये नहीं होता कि एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू है, एक चैप्टर में से 4 या 5 एमसीक्यू आती हैं, या उससे ज्यादा भी आ सकती हैं, 8 9 भी आ सकती हैं। तो 8 9 एमसीक्यूज अगर एक चैप्टर में से आ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक
रिलेटेड वे मिल सकता है कि आपको कि ना उस एमसीक्यू का रिलेटेड फार्मूला मिल सकता है। या आपको वैसे ही जो है ना वो उस टाइम प्रेशर की वजह से अगर ये चीज याद नहीं आ रही, तो आप ये कोशिश करें कि आप अपने जहन पे जोर ना डालें उस टाइम। आप कोशिश करें एंड में ले जाएं। एंड में लेने का आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने ये चीज अप्लाई करनी है तो आप अपने एक तरह से ना कल या आज जो है ना वो आज आपने जो डेली टेस्ट अपना देना है उसमें कोशिश करें कि जो है ना वो ऐसे कर लें एक दफा, मतलब ट्राई करने की कोशिश करें कि जो है ना वो अगर आपने फिजिक्स का आज 60 नंबर पेपर देना है तो आप कोशिश करें कि 60 में से जो है ना वो आप 230 आपको पहले बहुत अच्छे आते हैं, आप वो 30 पहले कर लें। और वो 30 जब आप पहले कर लेंगे ना तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। जो आपके एमसीक्यू जिनका आपको थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है ना, उसको आप एंड में ले जाएं। तो थोड़े से डाउट वाले एमसीक्यू के लिए ना आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा। तो ये एक जो है ना वो अच्छी स्ट्रेटेजी है। मुझे खुद को भी ये चीज पता नहीं थी। और मेरे दोस्त से जो है ना वो मैंने ये चीज पूछी थी क्योंकि उसके नंबर जो है ना वो हमारे से काफी ज्यादा अच्छे आते थे। इस तरह से जो है ना वो अगर आप लोग भी जो है ना वो एक तरह से जिस तरह कुछ स्टूडेंट की आदत होती है ना ग्रुप स्टडी करने की, तो ग्रुप स्टडी में जो है ना वो आपने एक स्टूडेंट के अगर कोई मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने जो है ना वो उससे पूछना है कि आपके ये मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो मेरे अंदर ये क्या फॉल्ट आ रहा है कि मैं उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहा, हालांकि हम जो है ना वो स्टडी तो बराबर ही कर रहे हैं। तो एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि पढ़ता हर स्टूडेंट ही है, लेकिन मार्क्स लेना का भी एक तरह से ना आर्ट होता है कि मार्क्स कैसे लेते जाते हैं। तो अच्छे मार्क्स आप उस टाइम ले जाएंगे जब आपकी जो है ना वो अच्छी आपको गाइडेंस अवेलेबल होगी। तो एक तो आप जो है ना वो गाइडेंस लेने की कोशिश क्या करें, आप अपने फ्रेंड से जो है ना वो भी गाइडेंस ले सकते हैं अपने एक तरह से आपके जो सिबलिंग्स हैं जो आपके पहले एमडी कैट दे चुके हैं, तो उनसे भी जो है ना वो आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन आपके इर्द गिर्द हो ना, आप उनसे जो है ना वो गाइडेंस लेने की लाजमी कोशिश क्या करें। और स्टूडेंट्स के हवाले से ये बता दूं कि आपने जो अगर आपके ग्रुप में जो है ना वो किसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपने उससे कंपैरिजन स्टार्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आप जो है ना वो एक तरह से उससे ये पूछें कि जो है ना वो आप हमसे ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं कि आपके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। अगर वो आपको जो है ना वो एक तरह से अच्छा रूट बता देता है, फिर आप जो है ना वो उसको अप्लाई करें। फिर आप देखें कि आपके मार्क्स अगर इंप्रूव होते हैं तो आप ठीक उसको दोबारा चलाते रहें। अगर आपके मार्क्स उसके मतलब मेथड को अप्लाई करने से नहीं हुए तो आप किसी और से जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इस तरह से जो है ना वो एमसीक्यूज के हवाले से आपको ये बताना था। और अब जो है ना वो स्टूडेंट्स आपके जो है ना वो क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस होंगे। आप अपने क्वेश्चंस जो है ना वो अभी सेंड कर सकते हैं बिल्कुल। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर बायो में आपके कितने रॉन्ग हुए थे। तो आपको जो है ना वो मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में डिवाइड कर दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो मेरे 35 आउट ऑफ 35 एमसीक्यूज में से ना मेरे 16 एमसीक्यूज जो है ना वो बायोलॉजी में से गलत थे। मेरे 10 एमसीक्यूज फिजिक्स में से गलत थे और बाकी जो है ना वो तकरीबन 9 एमसीक्यूज बाकी तमाम पोर्शन से गलत थे। तो फिजिक्स और जो हमारे बायोलॉजी है उसमें से जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में से ज्यादा एमसीक्यूज आते। और सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना वो मेरे टोटल 197 मार्क्स थे 200 में से। और जो 3 एमसीक्यूज मेरे गलत हुए थे ना वो भी माशाल्लाह बायोलॉजी में से ही गलत हुए थे। तो बायोलॉजी जो है ना वो हमेशा से मेरे लिए एक थोड़ा सा अटैकिंग सब्जेक्ट रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर टॉप ग्रेड पर बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हैं, सो रॉन्ग हो जाते हैं, क्या उन एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो अगर आपके पास जो है ना वो मैंने भी ये चीज टैकल की थी और मैंने जो है ना वो शायद इस चीज के हवाले से जो है ना वो एक हमारे ट्यूटर थे उनको भी बताया था कि हमारे जो है ना वो टॉप ग्रेड के जो एमसीक्यूज है ना उसमें से बाजू का थोड़े थोड़े ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो आप कोशिश करें कि आप वो सिलेबस वो जो आउट ऑफ सिलेबस है ना उनको बिल्कुल जो है ना वो साइड लाइन ही कर दें। आप एक तरह से अगर आपको ये कंफर्म है कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं कर रही, तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस चीज़ की टेंशन तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है कि वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू गलत हो रहा है। उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। आप 100 एमसीक्यूज में से आप 20 एमसीक्यूज ऐसे फील करते हैं कि ना ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप ऐसे कोशिश करें, आप ऐसे मतलब सोचा करें कि मैंने जो है ना वो 80 एमसीक्यूज अपने सिलेबस पे से सॉल्व किए हैं, तो मैं उसमें से देखूंगा कि मेरे 80 एमसीक्यूज में से कितने सही हैं। आपने वो सिलेक्ट करने हैं। वो जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है ना उनको बिल्कुल आपने कंसिडरेशन में ही नहीं लाना। तो सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें और जो सिलेबस से रिलेटेड ना हो उनको बिल्कुल साइडलाइन ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर 93 मेरिट इनफ होगा क्या इस बार। बिल्कुल इस बार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो है ना वो मेरिट जो है ना वो फॉल डाउन होगा, क्योंकि 94.09 पे पिछले साल हमारा मेरिट रुका था। तो 94.09 से आगे जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा पेपर पिछले बार से थोड़ा सा टफ होने के चांसेस हैं। टफ मतलब इस हवाले से नहीं कि आपने परेशान होना, थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल हो सकता है।
हो सकता है, मतलब ये भी नहीं है कि कंफर्मेशन है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना वो पेपर थोड़ा सा टिपिकल आ सकता है इस बार। और ये भी जो है ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का जो पेपर रिजल्ट मिला के जो है ना वो मार्क्स होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात ओवरऑल जो है ना वो थोड़े कम होते हैं। तो इस हवाले से भी मेरिट जो है ना वो आपका कम होगा। तो इस इंशाल्लाह जो है ना वो इस साल तकरीबन 90% चांस है कि जो है ना वो आपका मेरिट 94.9 से यकीनन कम होगा। और अगर आप 93% जो है ना वो जिस तरह से आपने सोचा होगा ना, तो 93% जो है ना वो मेरे हिसाब से वेरी गुड मार्क्स हैं आपके लिए। तो मैं आपको एक तरह से गारंटी नहीं देने वाला इस हवाले से, लेकिन आपको ये बता दूं कि 93% जो है ना वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है आपके इंशाल्लाह सिलेक्शन के लिए। जो है ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आप 93% स्कोर कर जाते हैं ना, तो आपके लिए इंशाल्लाह ये बात यकीनन होगी कि आपको अपनी जो अच्छी इस तरह से कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इस स्टेज पे एफएलपी अटेम्प्ट करके कितने मार्क्स आने चाहिए। इस स्टेज पे जो है ना वो, अगर आप एक तरह से फ्रेशर है ना, तो इस स्टेज पे अगर आप एफएलवी कर रहे हैं, तो अगर आपके 170 प्लस, जिस तरह से 200 मार्क्स हमारे होते थे ना, तो 200 मार्क्स में से अगर आपके 170 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 160 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं ना इस स्टेज पे ऊपर, तो आपके नंबर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो आपने 160% मार्क्स जो है ना वो आपके बनते हैं तकरीबन 80% मार्क्स। तो 80% मार्क्स जो है ना वो आपके इस स्टेज के ऊपर काफ़ी हैं आपके लिए। आप कोशिश करेंगे जो है ना वो इस 80% को आप 90% यानी कि 160 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा जब आप एफ एल पी दें ना, तो उस 160 को 180 के ऊपर लेने की कोशिश करें। मैं आपको अपना बता दूं कि मैंने 15 एफ एल पी जो है ना वो सॉल्व किए थे टॉप ग्रेड से। तो वो 15 एमसीक्यूज के जो मार्क्स है ना, वो कभी भी जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं हुआ करते थे। मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो है ना वो एफ एल पी, जो अपने टॉप ग्रेड के एफ एल पी जो मैंने दिए थे ना, उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो है ना वो 193 मार्क्स थे। और जो मेरे लोएस्ट मार्क्स थे वो थे 175 मेरे ख्याल में। तो इस तरह से आपकी भी वेरिएशन होनी चाहिए, लेकिन जो है ना वो ज्यादा, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि अगर एक एफ एल में मैंने दिया था ना 177 मार्क्स, जो मेरा फर्स्ट एफ एल पी था, सेकंड में मेरे आए थे 175, फिर थर्ड में 179। इस तरह से जो है ना आप ग्रेजुअल वे में अगर इंप्रूव करते जाएंगे ना, तो आपके लिए जो है ना वो अपना टारगेट अचीव करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर अभी आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको 82 पे ले जाएं, 83, 84, 86, 89। फिर ना इंशाल्लाह आप जो है ना वो एक एक दिन ऐसा आएगा कि आप 90% पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर जी। मैंने आज ही स्टार्ट की है एमडी कैट की तैयारी। मेरा टाइम टेबल सेट कर दें, मेरी अच्छी तैयारी हो जाए। ओके। हाँ देखिए, क्योंकि आपने जो है ना वो बिल्कुल अ, जिस तरह से कहते हैं स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना टाइम टेबल जो है ना वो 16 टू, जिस तरह से कहते हैं 16 आवर्स कर लें, आपके लिए काफ़ी रहेगा। वो 16 आवर्स का जो है ना वो स्टडी टाइम टेबल बनाएं। और स्टडी टाइम टेबल को मैंने आपको एक तरह से कहा था कि स्टडी टाइम टेबल का पूरा मतलब कोशिश करें कि उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लें। 16 आवर्स बनाएं। 16 आवर्स के जो है ना वो पहले 4 घंटे आप कर लें। पहले 4 घंटे नहीं, आप पहले 2 घंटे कर लें सिर्फ लेक्चर्स वीडियोस देखने की। कि आप 2x पे जो है ना वो लेक्चर देखें टॉप ग्रेड से, या यूट्यूब से 2x पे करके आपका जो है ना टाइम सेव हो जाएगा। आप लेक्चर्स देखें 2 घंटे, 2 घंटे डेली लेक्चर देखें। 2 घंटे डेली लेक्चर देखने के बाद जो है ना वो आप कोशिश करें कि आप अपनी बुक पे चले जाएं। या ये भी कर सकते हैं कि पहले आप जो है ना वो टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आप 2 घंटे लेक्चर देख लें। इससे ये होगा कि आपने जो है ना वो टेक्स्ट बुक से जो पॉइंट्स देखे होंगे ना, लेक्चर में आपके वो रिवीजन हो जाएगी। और फिर ये भी आपका फायदा होगा कि जो चीज़ जो है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक में मिसिंग थी, तो वो चीज़ जो है ना वो आपको सर बता देंगे। तो वो सर की बताई हुई चीज़ जो है ना वो आप नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स में ऐड कर देंगे। आपके साथ साथ जो है ना वो प्रिपरेशन भी होती रहेगी, आपके फाइनल नोट्स भी बनते रहेंगे जो आपकी लास्ट रीविजन में मदद देंगे। तो आप ये कोशिश करें, पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ लें 4 घंटे, आप जो है ना वो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स पढ़ें। अपनी जो प्रोविंस की टेक्स्ट बुक है वो पढ़ें 4 घंटे। 4 घंटे पढ़ने के बाद आप जो है ना वो 2 घंटे कोशिश करें कि आप लेक्चर्स देखें। 6 घंटे हो गए आपके। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो है ना वो 5 से 6 घंटे आप जरूर प्रैक्टिस करें। 5 से 6 घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी इंशाल्लाह फाइनल टेस्ट से पहले पहले जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपको ये बता दूं कि एमटी कैट के प्रिपरेशन के लिए ना आपको कम से कम 2 दफा जो है ना वो आपकी बुक की रिवीजन जो है ना वो अच्छी तरह हो जानी चाहिए। मतलब टोटल पहले एक दफा पहले रिवीजन करें, मतलब एक दफा पहले अच्छी तरह बुक कर लें। फिर उसके बाद जो है ना वो आपको 2 दफा और रिवीजन करने की जरूरत है, मतलब कम से कम। ज्यादा भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कम से कम जो है ना वो इतना होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी, जिस तरह मैंने टाइम टेबल बताया,
कि पहले 4 घंटे आप जो है ना वो बुक रीडिंग कर लें, 2 घंटे आप लेक्चर्स पे। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट आपके जो 10 घंटे बचते हैं ना, उसमें से आप कोशिश करें कि 6 घंटे जो है ना वो आप अपने प्रैक्टिस पे लगाएं। आपके हो गए टोटल 12 घंटे। 12 में से 12 के बाद आपके जो बाकी 4 घंटे बचते हैं ना, आप कोशिश करें उसमें से 4 में से 2 या 3 घंटे जो है ना वो आप डेली रिवीजन करें। आपके जो पिछला आपने याद किया था एक हफ्ता पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जो भी आपने याद किया था उसको आप 3 घंटे रिवाइज करें, 2 या 3 घंटे। और जो आपका लास्ट और बचे ना दिन का, उसमें आप कोशिश करें कि आप जो आपकी एसेसरीज में आती हैं आपकी जो वोकेबलरी का आपको इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम। आप कोशिश करें डेली जो है ना उसको आधा घंटा दे दें आपके लिए, वो काफी रहेगा। डेली आधा घंटा दें, और उसके बाद जो है ना वो हर हफ्ते आपको जो भी आप पूरे वीक के जो है ना आपके जो पॉइंट्स बनते हैं ना, आप उनको रिवाइज कर लें। तो बाकी जो आपका आधा घंटा है वो आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो कर लें। तो 16 आवर में से मैं आपको दोबारा डिवीजन कर दूं कि 16 आवर्स अगर आप टाइम टेबल रख लेते हैं, तो पहले 4 घंटे जो है ना वो आप बुक रीडिंग करें, फिर 2 घंटे लेक्चर, 6 घंटे प्रैक्टिस, और 3 घंटे जो है ना वो आप अपने रिवीजन को दें। लास्ट 1 आवर जो है ना वो आपके अपने ऊपर है कि आपको जो है ना वो क्या चीज़ एडिशनल करनी चाहते हैं। वोकेबलरी करनी है तो वोकेबलरी कर लें, या फिर आपने अगर लॉजिकल रीजनिंग करनी है तो लॉजिकल रीजनिंग आखिरी घंटे में कर लें। तो ये आपका जो है ना वो टाइम टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कैलकुलेटर अलाउड होता है एमडी कैट में? तो कैलकुलेटर जो है ना वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। आपको जो है ना वो कैलकुलेटर अपने घर में रख के जाना होगा, हॉस्टल या घर में। तो कैलकुलेटर के हवाले से ये बता दूं कि आपने जो है ना वो आप कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि डेली जो आपके टेस्ट होते हैं ना, डेली टेस्ट या डेली प्रैक्टिस जो आप करते हैं, उसकी प्रैक्टिस जो है ना वो विदाउट कैलकुलेटर ही करें आप। अगर आपको जो है ना वो थोड़ी कैलकुलेशन में मसला हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। सब स्टूडेंट्स को जो है ना वो कैलकुलेशन में मसला होता है, क्योंकि हमारी जो है ना वो एफएससी की बेसिस इस तरह से नहीं होती है। एफएससी में हम जो है ना वो इजीली कैलकुलेटर मारते हैं आराम से, 2 मिनट के अंदर हमारे पास जो है ना वो सोल्यूशन आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं होना आपके लिए। आपके पास अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको जितनी भी क्वेश्चन वो अपना कैलकुलेशन आ जाए ना, आपको वो 1 मिनट में ही करनी है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप जो है ना वो जिस तरह की भी कैलकुलेशन आ जाए ना, आप वो 1 मिनट में सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला जो है ना वो आपका कह सकते हैं वेपन, आपका डेडली वेपन जो है ना वो इन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के अगेंस्ट, जो सबसे आपका डेडली वेपन है ना, वो आपका जो है ना वो प्रैक्टिस ही है। तो प्रैक्टिस के हवाले से ये भी बताता हूँ कि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। कि आप ये सोचने की पता नहीं लॉग वाली वैल्यूज आ जाएंगी, या इस तरह की वैल्यूज बहुत कम आती हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके हवाले से आपको अंडर रूट वाली वैल्यूज भी सॉल्व करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अ, अब मिसाल के तौर पे जो है ना वो आपको कैलकुलेशन भी ये करना पड़ सकता है कि आपको 40 का अंडर रूट आपको मालूम करना पड़ सकता है। तो 40 का अंडर रूट जो है ना वो आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह आपको 36 का अंडर रूट 6 है, तो आप जो है ना वो जब 40 का आप जो है ना वो अंडर रूट निकालने की कोशिश करें तो आप 6.4 कर लें, 6.3 कर लें, उससे एडिशनल कर लें। इस तरह से आपका जो है ना वो 81 जो है ना वो 9 का स्क्वायर है। तो आप जो है ना वो अगर 81 का आपको अंडर रूट नहीं पूछा हुआ, आपको 85 का पूछा हुआ है या 75 का पूछा हुआ है, तो 75 का अंडर रूट आपका जो है ना वो 8 से कम होगा। वो होगा 7 पॉइंट समथिंग 4 या 5 होगा। तो 7.45 इस तरह से आप जो है ना वो थोड़ा सा गैस करके जो है ना वो कोई वैल्यूज अपनी तरफ से डाल दिया करें जो कि उसके करीब करीब पहुंच रहे हो। तो इसका ये आपको फायदा होगा कि आपका जो आंसर, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा ना, उसके आप जो है ना क्लोजेस्ट पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक तरीका होता है अंडर रूट वाली वैल्यूज को सॉल्व करने का। और जहां तक है लॉग वाली वैल्यूज के बारे से, तो आपको जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 8 मेरे ख्याल में हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक था। वैसे जो बफर वाला जो चैप्टर था उसमें जो है ना वो आपको थोड़ी सी लॉग वाली वैल्यूज याद रखने की जरूरत है। जो आपकी लॉग 1 की वैल्यू है, जो आपकी लॉग 1 2 और 3 की वैल्यूज जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए। जिस तरह से लॉग 1 जो भी वैल्यू है आप वो कैलकुलेटर से जो है ना वो मालूम करके याद कर लें। log 1 2 3 और log 10 की वैल्यू, और log जो है ना वो 10 रेज टू पावर माइनस की जितनी भी वैल्यूज है ना वो आपको, वो तो वैसे ही मतलब याद हो जाती हैं। जिस तरह से कि log 10 रेज टू पावर माइनस 3 की जो वैल्यू है ना वो है 3। तो जो माइनस में जितनी वैल्यूज होती हैं उनकी जो है ना वो वैल्यू वही होती है जो पावर होती है। तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ याद रखने की जरूरत है वो है 10 log 10 की वैल्यू। log 10 रेज टू पावर 2 या 3 की भी कर लें। और इस तरह से log 1 और log 2 और log 3 की जो है ना वो आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत है। उसके अलावा लॉग के हवाले से ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कैलकुलेशन के हवाले से मैंने बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टॉप ग्रेड एमसीक्यूज से बहुत से एमसीक्यूज, हाँ रिपीट के हवाले से। अच्छा ये क्वेश्चन, सर टॉप ग्रेड के एमसीक्यूज में से बहुत से एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं और कुछ के आंसर
हर जगह चेंज हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आपको अगर ये फील हो रहा है कि ना आप के जो है ना वो आंसर्स डिफरेंट टेस्ट में जो है ना वो डिफरेंट आंसर आपको फील हो रहे हैं, तो आपका जो है ना वो एक तरह से टॉप ग्रेड में ये चीज़ अवेलेबल होती है कि आप जो है ना वो उस एमसीक्यूज के हवाले से आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि ये एमसीक्यूज है, तो ये एमसीक्यूज का आंसर पहले ये था और उसका आंसर जो है ना वो अब ये बताया गया, तो हमें जो है ना वो ट्रू आंसर बताएं। ये भी चीज़ जो है ना वो अवेलेबल होती है। जिस तरह के जब मैंने टॉप ग्रेड के एमसीक्यू सॉल्व किए थे ना, तो उसमें जो है ना वो एक एमसीक्यूज रॉन्ग था कि जो है ना वो अल्कीन अल्कीन अल्काइन और बेंजीन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो टॉप ग्रेड में ये चीज मेंशन की हुई थी कि अल्काइन जो है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हालांकि अल्काइन नहीं होता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन चारों में से अल्कीन होता है। तो जो है ना वो ये चीज जो है ना वो मैंने बताई थी। ये चीज मेरे ख्याल में एक ट्यूटर थे, उनको मैंने ये बताई थी कि ये एमसीक्यू जो है ना वो इसका आंसर ये होना चाहिए और ये चीज उसमें गलत है। तो शायद अब शायद उन्होंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर ली हो। पहले जो है ना वो ये चीज गलत थी। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सोल्यूशन आपका टेक्स्ट बुक से मैच नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें उसकी जो है ना वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप कोशिश करें कि गूगल से सर्च करें और वो एमसीक्यू का जो आपका ट्रू आंसर है ना, वो आप जो है ना वो आप रिवाइज कर लें। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि जो है ना वो हर दफा उस एमसीक्यू का आंसर जो है ना वो डिफरेंट मार्क करने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी की डिफरेंट होती है। तो इस तरह नहीं करना। जो आपको जो सही आंसर है ना, बेशक वो आपके एमसीक्यूज वहां पे गलत कर भी दें तो कोई मसला नहीं, आपने जो है ना वो सही आंसर ही मार्क करना है। तो जो आंसर जो है ना वो आपको थोड़े लगेंगे डिफरेंट हैं, उसका सबसे पहले जो है ना वो अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप गूगल से जो है ना वो या आप अ, हाँ जी, गूगल से जो है ना वो आप सर्च करें, उसका जो है ना वो अच्छा सा आंसर ढूंढें। और जिस तरह से बाई जूस जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जो है ना वो आपको आंसर जो है ना वो इजीली मिल सकते हैं। तो वहाँ से जो है ना वो आप आंसर ढूंढें और सही आंसर को जो है ना वो मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आई एम ए फ्रेशर, जो अभी तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो टॉपिक्स में इंक्लूड एमसीक्यूज होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बाकी एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए या मैं खुद कस्टमाइज करके एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स। तो अभी जैसे आप चल रहे हैं तो काफ़ी सही है। मतलब जैसे आप अपने डेली हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो इट्स गोइंग वेल। लेकिन जब आपका सिलेबस कवर हो जाए ना, तो आप अपने दिन के हिसाब से, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका सिलेबस जो है ना वो एक हफ्ते बाद आपका कवर हो जाता है और आपके पास जो है ना वो एक मंथ रह गया है, तो एक मंथ के अंदर आप कोशिश करना कि आप अपनी दो रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो उन दो रिवीजन में से जो पहले रिवीजन होगी ना, उसमें आप उसके साथ जो है ना वो आप कस्टमाइज टेस्ट बेशक कर लें। जो आपकी लास्ट रिवीजन होगी ना, लास्ट 15 दिन की आपकी जो रिवीजन होगी ना, जो बिल्कुल फाइनल रिवीजन होगी, उसके अंदर आपने कोशिश, अगर आपने एमसीक्यूज करने भी हैं तो आप कोशिश करें कि सिर्फ सिर्फ पास पेपर ही करें उन दिनों में। अगर आपने एमसीक्यूज करने हैं ना भी करें कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी जो है ना लास्ट रिवीजन में कोई एमसीक्यूज प्रिपेयर नहीं किया था। तो आप के लिए ये जो है ना वो आपके लिए फ्री हैंड है कि अगर आप करना भी चाहें एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तो आप न्यू एमसीक्यूज ना करें। आप जो आप पिछले पास पेपर्स आप कर चुके हो ना, उनको आप एक तरह से रिवाइज कर लें कि आपकी जो है ना वो जिस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिवीन हो जाएगा। तो ये आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर फिजिक्स के स्टेटमेंट वाले डिफिकल्ट एमसीक्यूज को कैसे टैकल करें। तो फिजिक्स के जो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज जो होते हैं वो मुझे तो पर्सनली जो है ना वो काफी डिफिकल्ट लगते थे। मुझे वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे, जो कि आपके वो होते हैं स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज। स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज के जो है ना वो इस तरह से सॉल्व करना होता है कि ना आपको कोशिश करें कि चार स्टेटमेंट सबसे पहले कंप्लीट पढ़ें। चार स्टेटमेंट में से जो है ना वो आपको दो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट कंफर्मेशन होगी कि वो स्टेटमेंट आपको वाकई में नजर आएगा कि ये तो गलत है ही है। तो चार में से दो जो है ना वो आप क्रॉस कर दें और उन दो में से जो है ना वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपने कंसेप्ट अप्लाई करें। अगर आपकी जो है ना वो कंसेप्ट से जो बात आपके कंसेप्ट से रिलेट कर रही हो, आपने वो जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज को मैं इस तरह से सॉल्व करता कि चार में से जो है ना वो दो एमसीक्यूज मैं बिल्कुल क्रॉस कर देता कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे दो सॉरी दो हमारी जो ऑप्शन बचते थे ना, उन दो में से जो है ना वो अपने जैसे से कहते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट जो है ना वो अप्लाई करके जिस पे जो है ना वो अप्लाई होते हैं उसको जो है ना वो मार्क करना है आपने। तो ये एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंप्रूवमेंट कैसे करें। तो मुझे ये बता दें कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो है ना वो आपके कौन से क्वेश्चंस आपके थोड़े वीक जा रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन में क्लैरिटी करते हैं कि कौन से जो है ना वो आपके चैप्टर्स या कौन सा टॉपिक है जो आपका आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मेरा वीक है। तो इस तरह से पहले मुझे चैप्टर्स या टॉपिक्स के हवाले से क्लियर करते हैं कि ये चीज़ मुझे वीक जा रही है, ताकि मैं उस हवाले से आपको गाइड करूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करें। सबसे जो है ना वो उसका अच्छा तरीका है कि आप मैकेनिज्म बेस्ड स्टडी करें। जो चीज़ आपको जिस तरह के ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स में जो है ना वो आपको एग्जांपल यकीनन तौर पर इथीन की एग्जांपल दी गई होगी, इथीन का एग्जांपल और इथीन का रिएक्शन दिया होगा। तो आप कोशिश करें कि इथीन प्रोपीन ब्यूटीन और पेंटीन तक के जो है ना वो रिएक्शन आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से ये होगा कि आपका जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म होगा ना वो आपको एक तरह से बिल्कुल पक्का सा हो जाएगा। और आपको इंशाल्लाह वो दोबारा नहीं भूलेगा। तो एक तरह से जो है ना वो आप अपने मैकेनिज्म को क्लियर करने के लिए जो है ना वो कोशिश करें कि एग्जाम्पल 4 से 5 साल क्या करें, क्योंकि अभी एक तो आपके पास जो है ना वो काफी टाइम है पड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप कोशिश करें रजिस्टर अपना लिए रजिस्टर उठा के जो है ना वो एक रिएक्शन देखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म देखें किस तरह से हो रहा है, कहाँ से जो है ना कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, अगर दो से ज्यादा डबल बॉन्ड देंगे तो कहाँ पे ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस हैं, वो चीज़ देखें। और मैकेनिज्म के जो जिस तरह से आपका एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन है ना, उनके मैकेनिज्म में जो है ना वो जो 4 5 पॉइंट्स होते हैं ना, उनके पास को आप नेम भी पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है ना वो उसका नाम क्या है, सेकंड स्टेप है उसका नाम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आपके लिए ये चीज़ लाजमी है कि सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लाजमी है कि आप मैकेनिज्म बेस्ड जो है ना वो स्टडी करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कोई टिप बताएं। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये चीज़ होती है कि ना आपके कंसेप्ट जो है ना वो टाइम के साथ क्लियर होते रहते हैं। कभी भी जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन जो है ना वो एक दिन के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होना मुश्किल होते हैं। तो आपको ये बता दूं कि कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एक तो जो है ना वो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसको इस तरह से ना आप क्या कह सकते हैं कि अगर उस टॉपिक की एक डायग्राम दी गई है तो आप वो डायग्राम सबसे पहले देखें। जिस तरह की एक टॉपिक है ना स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की जो है ना वो आप सबसे पहले उसकी डायग्राम खोलें। डायग्राम की जो है ना वो डायग्राम को सामने रखें और फिर जो है ना वो बुक से लाइन पढ़ें। बुक से लाइन वो कहता है कि जो है ना वो ये आपकी एम लाइन है। तो वो एम लाइन की डेफिनेशन बताता है कि एम लाइन जो है ना वो किस जोन को बाइसेक्ट कर रही है। आप वो लाइन पढ़ें, लाइन पढ़ने के बाद जो है ना वो आप चले जाएं सीधा अपनी डायग्राम के ऊपर और वो लाइन आप अपनी डायग्राम के ऊपर अप्लाई करें कि वो जो एम लाइन को सॉरी एच जोन को बाइसेक्ट करने का नाम कह रहा है, तो एच जोन कहाँ है और एच जोन को बाइसेक्ट करने वाली एम लाइन कहाँ है। तो ये एक तरीका होता है आपकी जो है ना वो कंसेप्चुअल स्टडी का, कि आपने कंसेप्चुअल स्टडी इस तरह से करनी है। दूसरा कंसेप्चुअल स्टडी देखें, कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए जो है ना वो आपको एक तरह से होता है कि आपको अपने जहन में जो है ना वो चीज़ें मैप आउट करनी होती हैं। देखें रट्टा लगाना भी कुछ चीज़ों के लिए लाजमी होता है और कुछ चीज़ों के लिए जो है ना वो आप रट्टा नहीं लगा सकते। उसको जो है ना वो उनको कंसेप्ट से लाजमी याद करना पड़ता है। तो आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। कंसेप्ट के लिए जो है ना वो एक तो कंसेप्ट के लिए जिस तरह से हम एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं ना, तो हमें जो है ना वो लास्ट भी क्योंकि हमारा सिलेबस होता है ज़्यादा, तो हम जो है ना वो हर चीज़ बुक में से रीड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं सीधा जो है ना वो एक यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के जो है ना वो हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और वहीं जाके टेस्ट लिख देते हैं। तो आपका जो है ना वो इस तरह से नहीं होता, आपका होता है जिस तरह से एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी जो है ना वो आप ये अपने लिए कर सकते हैं। अगर आपके थोड़े से कंसेप्ट वीक हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं या आप टॉप के जो है ना वो लेक्चर्स देखें। यूट्यूब पे जाके जो है ना वो मिसाल को थोड़ा मैग्नेटिज्म का जो है ना वो चैप्टर है, तो मैग्नेटिज्म के चैप्टर के लिए आपके लिए ये लाजमी होगा कि आप जो है ना वो जैसा लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और और भी इस तरह से जो डायरेक्शन के हवाले से मालूम करने वाले रूल्स है ना उनकी आप थोड़ी सी 3D डायग्राम देख लें। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो कंसेप्ट के हवाले से ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और उन्होंने उनको पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बहुत बोरिंग लगता है, इनके साथ क्या किया जाए। तो एज ए स्टूडेंट जो है ना वो ये चीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ती है कि कोई चीज़ जो है ना वो आपको बोरिंग लग रही होती है। तो बोरिंग चीज़ों को जो है ना वो आप अच्छी चीज़ अच्छी तरह याद करने के लिए ये होता है आप अपने जहन में जो है ना वो एक तरह से ना नक्शे बनाते जाएं, मैप्स बनाते जाएं कि ये चीज़ ऐसी है। तो जिस तरह से आप जो है ना वो एक किसी को स्टोरी सुनाते हैं, तो आप टॉपिक को इस तरह से याद करें कि आप उसको स्टोरी की तरह सुनाएं और सॉरी स्टोरी की तरह याद करें। और फिर जो है ना वो अगर आपके पास कोई आपका जो सिबलिंग है जो आपको उस टाइम फ्री हो, उसको जो है ना वो आप अपनी स्टोरी बना के ऐसा सुना दें। आप जो है ना वो इस तरह इंटरेस्टिंग वे में सुनाएं और वो जो है ना वो इंटरेस्टिंग वे में सुने। तो इस तरह से जो है ना वो आपका थोड़ा सा जैसे कहते हैं दिलचस्पी रहेगी और आपको जो है ना वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश करें क्योंकि सवाल तो उनमें से भी आने हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं। तो नेक्स्ट तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 2024 के पेपर में जो है ना वो 200 एमसीक्यूज होते थे।
तो आपकी जो है ना वो मेरे ख्याल में इस साल मैंने एक दोस्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि टोटल मेरे ख्याल में एमसीक्यूज आपके 200 से कम होकर 180 हो गए हैं। तो टोटल एमसीक्यूज इतने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा डेली की, कोई डिफिकल्टी हो जाती है या क्या करें? आप गाइड कर दें, डेली की रूटीन कैसे बनाएं हम? डेली की रूटीन जो है ना वो आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करनी ही पड़ेगी। आप आपके पास थोड़ा सा ना टाइम की जो है ना वो थोड़ी शॉर्टेज है। तो आप जितना आपके पास टाइम रहेगा ना, आप कोशिश करें कि आप अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रख लें। अगर मिसाल के तौर पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आ जाती हैं इस तरह से, तो उनको कोशिश करें कि जल्दी से जो है ना वो फिगर आउट करने की कोशिश करें। उन चीज़ों को जो है ना वो जिस तरह से कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि जो है ना वो सोशल मीडिया मेरे लिए काफ़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो आप कोशिश करें कि जो है ना वो इस तरह से अपना माइंडसेट बनाएं कि सोशल मीडिया जो है ना वो सारा का सारा यही रहना है आपका। 2 महीने अगर आप या 1 महीना आप जो है ना वो मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया अपना लिमिट कर लेते हैं, तो इस हवाले से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। सारा चीज़ जो है ना वो आपकी यही रह जानी है। जो आपका मेन गोल है ना, अभी फिलहाल आप उस पर फोकस करें। तो जब आप गोल पे फोकस करने की टेंशन लेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी जितनी भी बाकी सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना वो आपके लिए खुद ब खुद लेफ्ट आउट होती जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज को जो है ना वो थोड़ा सा लिमिट करें, बिल्कुल खत्म अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल खत्म ना करें। आप उनको लिमिट कर लें। आप अगर मिसाल के तौर पर 2 घंटे अगर आप पहले सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, 2 घंटे की बजाय आप कोशिश करेंगे 45 मिनट या ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 50 से 1 घंटा जो है ना वो कर ले। तो आप जब तक बिल्कुल खत्म भी नहीं कर देना कि जो है ना वो 2 घंटे से 0 मिनट कर लें, 0 मिनट भी नहीं जाना। आपने कोशिश करनी है 2 घंटे अगर करें, 2 घंटे से ज्यादा 1 घंटे भी आ जाए, तो ये आपके लिए काफी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सर फिजिक्स के एमसीक्यू ज्यादा गलत होते हैं, इन्हें कैसे इंप्रूव करें? तो फिजिक्स के हवाले से ये बता दें कि अगर आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन बेस्ड के लिए आपके पास वाहिद आपका वेपन है ना वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते रहेंगे, उतनी ज्यादा जो है ना वो आपकी जिस तरह कह सकते हैं कि कैलकुलेशन स्ट्रांग होती रहेगी। और जितने भी अगर आपकी मिसाल के तौर पर फिजिक्स के एमसीक्यूज अगर मिसाल के तौर पर 60 का नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके 50 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो 50 है, 50 के बाद आप कोशिश करेंगे 52 पे आने की कोशिश करें। अगर नहीं भी आ रहा तो 50 को जो है ना वो आप कंसिस्टेंट रखें। 50 50 50 एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह आप जो है ना 52 पे जाएंगे, 53 पे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वन डे जो है ना वो बिफोर द एग्जाम आप जो है ना वो 60 नंबर्स भी अचीव कर लें। तो डेली जो है ना वो थोड़ा कंसिस्टेंट वे में इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि जो है ना वो इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो आप कोशिश करेंगे जो है ना वो अपनी बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। आपने बुक रीडिंग से जो है ना वो जो आपका रिक्वायर्ड कंसेप्ट है ना, उनको जो है ना वो एक तरह से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें। और कंसेप्ट जो है ना वो जब आपके क्लियर थोड़े से होने लग जाए ना, तो फिर आप जो है ना वो दोबारा फिजिक्स के टेस्ट हैं, दोबारा फिजिक्स के टेस्ट हैं और देखेंगे अगर आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो दोबारा जो है ना वो आप अपने दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। इस तरह से जो है ना वो डेली इंप्रूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर नॉलेज एमसीक्यूज पर कैसे इंप्लीमेंट करें? अच्छा, नॉलेज को एमसीक्यूज पे कैसे इंप्लीमेंट करें? तो देखिए, नॉलेज को जो है ना वो एमसीक्यूज पे इंप्लीमेंट करने के लिए जो है ना वो आपके लिए टेस्ट बनाए जाते हैं इस वाले से। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर 3 महीने आप सिर्फ बुक्स पढ़ के जाएं, कोई टेस्ट ना दें, तो आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे जो चीज़ मैंने पढ़ी थी उसको मैंने इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो इसी वजह से जो है ना वो आपके लिए एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन बैंक है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो इसी वजह से बनाया जाता है कि आप अपने जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आपके जो टॉपिक है ना पूरा स्लाइडिंग इम्प्लीमेंट मॉडल है वो नहीं आना, आपके उसमें से क्वेश्चंस आने हैं। तो वो क्वेश्चन जो है ना वो आपको ये गाइड करेंगे कि जो है ना वो कि आपका रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है ना वो आपको किस तरह अप्लाई करने हैं। और रही बात इस तरह की कि जो है ना आप कोशिश करें कि आप अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश करें। कि अगर आपको जिस तरह से कहते हैं कि क्रिएटिविटी इस तरह से कि अगर आपको मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है, जिस तरह कि अगर आपको एच जोन, ए जोन, सॉरी ए बैंड, आई बैंड और जेड लाइन इन सब का पता है, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो एक चीज और भी होती है, वो है आपका ओ जोन। तो ओ जोन पे ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि ओ जोन ऐसा जोन होता है जिसके अंदर जो है ना वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं। वो एक जोन होता है जिसको हम नाम देते हैं ओ जोन का। तो ओ जोन को जो है ना वो आपकी ये चीजें आपकी क्रिएटिविटी में आती हैं कि आपको थोड़ा सा जो है ना वो टॉपिक से हटकर एडिशनल पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनके अलावा बुक की कितनी परसेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए एज एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यूएचएस? अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है ना सिलेबस के अलावा, वो आपको काम नहीं आने वाला। आपका मेन गोल है, आपका जो सिलेक्शन है, आपने अपने एडमिशन के लिए जो है ना वो
आपका मेन गोल है। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तो आपको फिर जो है ना वो ये नॉलेज आपका कभी काम नहीं आने वाला। तो आप कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ जितना आपको अपनी सिलेक्शन या एडमिशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो आप प्रिपेयर करें, और उस सिलेबस की हद तक ही रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सिलेबस की रिक्वायर्ड चीज़ें जितनी भी हैं वो कर लें, वो आपके लिए काफ़ी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैंने लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट नहीं किया, तो क्या लास्ट मंथ करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना वो मैंने लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो अपने जो, जिस तरह कह सकते हैं ना कि एग्जाम के एक हफ्ता पहले जो है ना वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के अंदर जो है ना वो लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करके गया था। सिर्फ जो है ना वो 6 घंटे इस तरह से कि जितने भी रूल्स उससे रिलेटेड थे ना, वो सारे रूल्स जो है ना वो मैं याद करके गया था, और एग्जाम से एक नाइट पहले जो है ना वो मैं रूल्स रिवाइज करके गया था। और मैंने तो तकरीबन 6 घंटे दिए थे, तो मेरा पेपर सही हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब गुड लक कह सकते हैं आप इसको। आपके पास तो माशाल्लाह से एक मंथ पूरा अवेलेबल है, तो आप जो है ना वो आराम से जो है ना वो लॉजिकल रीजनिंग कवर कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो अभी भी आपके पास एम्पल टाइम है पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो एमसीक्यू टॉप ग्रेड पर रॉन्ग हो जाते हैं, उनकी डिस्कशन नहीं होती है, तो हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? तो एम टॉप ग्रेड के ऊपर जो है ना वो आपके पास एक चीज अवेलेबल होती है, जैसे आप अपने टेस्ट जब एंड करते हैं ना, तो आपकी जो है ना वो एक तरह से लिस्ट आ जाती है कि ये एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हुए हैं। तो आप रॉन्ग वाले एमसीक्यूज को क्लिक किया करें, उसके बाद आपके उसके पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है। या अगर आप टेस्ट सॉल्व करते हुए भी अगर आप देखें ना कि अगर जिस टॉपिक को जिसका एमसीक्यू आपका गलत हुआ है, तो जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ है ना, वो गलत होने के फौरन बाद जो है ना वो नीचे लिखा होता है कि एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पे आप टिक करें, फौरन आपको जो है ना वो नीचे पूरा आपको एक पेज मिल जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन का। तो आप जो है ना वो देख लिया करें, आपको जो है ना वो शायद एक कंफर्म नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो टॉप ग्रेड की टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, और टॉप ग्रेड की स्लाइड्स पे फोकस करते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो आप बताएं किस पे ज़्यादा फोकस करें? तो आप जो है ना वो ये कोशिश करें कि अगर आपके मार्क्स जो है ना वो, देखें, आपका ज्यादा जो है ना वो एमसीक्यूज का पोर्शन जो है ना वो आपके अपनी टेक्स्ट बुक से ही बनेगा जो आपकी प्रोविंस की है। तो आप कोशिश करें कि सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो आप अपनी टेक्स्ट बुक को दें। नो मैटर आपके एमसीक्यूज जैसे भी होने हैं, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर आपके स्लाइड पे फोकस करने से भी जो है ना वो मैक्स जो आपके जिस तरह कह सकते हैं कि मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आप ये करें कि आप सबसे पहले जो है ना वो टेक्स्ट बुक देख लें। टेक्स्ट बुक देखने के बाद जो पॉइंट्स आपके स्लाइड्स में एडिशनल हैं, वो स्लाइड्स में एडिशनल पॉइंट आप भी रिवाइज कर लें। इस तरह से ये होगा कि आपकी एग्जाम पीओवी से जो है ना वो प्रेपरेशन भी होती रहेगी, जो आपके डेली टेस्ट टॉपिक भी हैं वो भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे, तो आप दोनों को साथ चला के चलें, इस तरह सारा हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं कि सर अगर दोबारा रिवाइज करना हो तो सिर्फ एमसीक्यूज रिवाइज करें या पूरी बुक रीडिंग करें? तो आप जो है ना वो दोबारा रिवाइज करना में जो है ना वो आप लाजमी कोशिश करें। अगर आपके एमसीक्यूज रिवाइज नहीं होते ना हो, आपकी बुक रिवाइज होना लाजमी जरूरी है। तो आप कोशिश करेंगे जो है ना वो अपनी बुक रिवाइज करें। आपको एमसीक्यूज रिवाइज करने की हर की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, सेशन को जो है ना वो क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया। आपके जो जितने भी बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना वो इंशाल्लाह हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक जो है ना वो आप अपनी जो डेली प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करते रहें इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।